नमस्कार दोस्तों। कर्म वापस आता जरूर है। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। जो आपने किसी के साथ किया वो आपके साथ भी होगा। और ये 21वीं सदी है। चेस बोर्ड बिछी हुई है। और यहाँ पर अब भारत एक कनिंग प्लेयर की तरह सामने आया है। उसने यूरोप को मोहरों की तरह यूज करना शुरू कर दिया। जिस तरह से यूरोप भारत को हमेशा एक मोहरे की तरह यूज करता रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट यूरोप का जो यूक्रेन से शुरू हुआ, रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये अब वहां पर नहीं रहा। ये अब ग्लोबल बन गया है। और ग्लोबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब जो बाइडेन ने किया है वो सिर्फ यूक्रेन की हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे रशिया को दबाना है। और जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर बन गया था इनकी फेवर में, उसे मेंटेन करना वो चाहते हैं। ये वॉर ड्रैगन होता जा रहा है और ये ड्रैगन होता भी जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ एस्टोनिशिंग चीजें भी होनी शुरू हो गई। एशिया के अंदर जो मेजर पावर्स हैं, जो यूरोप ने उनको दबा के रखा इतनी सेंचुरीज तक, अब वी आर नॉट एनी लॉन्गर बाई सेंडर्स। हम लोग साइड पर सड़क पे खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे, हम फायदा ले रहे हैं। हम उसके अंदर डीपली इन्वॉल्व हैं। और ये जो सारा काम किया गया है मोदी जी की तरफ से और भारत की तरफ से पहल करी गई, इतनी स्ट्रेटेजिक मूव थी ये भी। यूरोप ब्लीड कर रहा है इस वॉर के साथ, अमेरिका ब्लीड कर रहा है, भारत और अब एशिया ने भी ब्लीड नहीं कर रहे, हम बेनिफिट ले रहे हैं। इसलिए हम चाहते ही नहीं कि युद्ध रुके। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एशियन जो कंट्रीज हैं लेड बाय भारत, वी हैव टर्न दिस वॉर इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ये हमारे लिए अपनी एम्बिशंस को पूरा करने का एक सुनहरा मौका था, हमने भी पूरा यूज किया। यानी कि यूरोप की सॉइल को हमने एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया अपनी स्ट्रेटजीज को पूरा करने के लिए। साथ में इसी दौरान हमने अपने अलायंसेस को भी स्ट्रेंथन किया और एक पावरफुल मैसेज भी दिया हमारे दुश्मनों को। दुश्मन सबसे बड़े लिब्रांडो है आज की डेट में, डीप स्टेट है। और मैसेज भी ये दिया है, तुम्हारे बिना हम अब अपने टर्म्स पे काम करेंगे। पहले तुमने हमें यूज किया, हमारे यहां पर प्रॉक्सी वॉर्स करवाने की कोशिश करी, अब हम वही काम तुम्हारे साथ करेंगे और तुम्हें पे करनी पड़ेगी इसकी प्राइस। और ये सारे काम जो ये बता रहा हूं मैं आपको, इसको भारत ने लीड किया है। प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बना दिया अपने फायदे के लिए यूरोप को। वो कैसे? अब वो बोलेंगे यार तुम भी लंबी लंबी छोड़ते हो। अब मैं आपको प्रूव भी करूंगा और कई बातें हमको पता है, कुछ चीजें जोड़कर बताऊंगा कि कैसे ये पूरी पिक्चर बनती है। दोस्तों, यूरोप कॉलोनाइजर था वर्ल्ड का। और आज क्या हो रहा है? जियो पॉलिटिकल गेम में जो गेम है उसके अंदर उसका कंट्रोल ही नहीं है, ना अपनी कंट्री के ऊपर ना किसी और के ऊपर। और जो पूरा का पूरा यूरोप का जो पूरा कॉन्टिनेंट है, दे आर कॉट इन अ क्रॉस फायर यूक्रेन वॉर में। और दूसरी तरफ से एशिया में इंडिया ने वाट लगा के रखी है यूरोप की। हम साइलेंटली रीशेप कर रहे हैं पूरा ग्लोबल नैरेटिव। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे हमने फ्रांस और जर्मनी की दादागिरी को तो छोड़ दिया और हमने ईस्ट जो कंट्रीज हैं यूरोप की, उनको अपने साथ जोड़ लिया और वहां पर एक नया समीकरण हमने बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि हमने यूरोप के अंदर ही एक बैटल ग्राउंड खड़ा कर दिया और जो हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उन्हें पूरा भी करना शुरू कर दिया। जो यूरोप की ईस्टर्न कंट्रीज हैं, पोलैंड है, ये ऐसी कंट्रीज जिनको कोई पूछता नहीं था यूरोप के अंदर, वो दादागिरी सहन नहीं करना चाहती हैं फ्रांस की और जर्मनी की, हमने उन्हीं को पकड़ लिया। और आज हमारी एनर्जी नीड्स को भी पूरा वो कंट्रीज करने की बातें बोल रही हैं, हमारी टेक्नोलॉजीज खरीदने की बातें बोल रही हैं। और यूरोप के अंदर तो हमने घात लगा दिया। यानी कि वो हमें डिवाइड करना चाहते थे, हमने यूरोप को ही डिवाइड कर दिया। दोस्तों, यही डिप्लोमेटिक जीनियस है भारत की। आपको गर्व होना चाहिए कि अब हमने दिखा दिया कि हमारी एबिलिटी है कि हम रिलेशंस को बैलेंस भी कर सकते हैं सारी सुपर पावर्स के साथ।
और उसके सेंटर में हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए जो करना पड़ेगा वही करेंगे। हम कभी सोवियत एरा से निकलकर रशिया की तरफ गए तो कभी अमेरिका के साथ भी हैं। हम दोनों को बैलेंस कर रहे हैं एंड वी आर दी ओनली कंट्री हु इज डूइंग इट। हम अब एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं रहे। भारत अब डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, लेकिन हमारे एम्बिशंस वो मॉडर्न है और हम दोनों को लेके चल रहे हैं। और ये जो दुनिया के अंदर जो ग्लोबल केओस आप लोगों ने शुरू किया, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए उस ग्लोबल केओस को एक्सप्लॉइट भी करेंगे। पहले आपने हमें एक्सप्लॉइट किया, अब हम आपको करेंगे और खुलेआम कर रहे हैं। दोस्तों, मास्टरमाइंड देखिए भारत का। यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और हमारा मास्टर स्ट्रोक क्या है? यूरोप अभी भी सोच रहा है कि भाई तेल कहां से खरीदें, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं और भारत ने चुपचाप बेनिफिट ले लिया डिस्काउंटेड रशियन तेल का, और वही तेल हम प्रोसेस कर री एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज को। और यूरोपियन कंट्रीज की डेस्परेशन देखिए, उन्हें भी दिखता है कि भारत की फोर साइडेडनेस क्या है, स्ट्रेटेजिक हमारी जो प्लानिंग है वो क्या है, लेकिन बोल नहीं सकता। चाइना का उल्टा सिस्टम है। चाइना ने ओपनली सपोर्ट किया रशिया को। जापान है, साउथ कोरिया है, उन्होंने अपने आप को अलाइन कर दिया वेस्ट के साथ कि जो अमेरिका बोलेगा असी कर लांगे। बट भारत ने क्या किया? हमने अपना ही रास्ता निकाला। हम ना रशिया की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं ना यूक्रेन की तरफ। अगर मोदी जी रशिया गए मीटिंग करने तो वो जेलेंस्की को मिलने भी गए। हमने बोल दिया हम सीधा न्यूट्रल है। बाहर से हमने न्यूट्रल बोल दिया, अंदर से कुछ भी हो, लेकिन ये न्यूट्रल दिखाने के बाद हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमारे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, और साथ में हमने एक लीडरशिप भी दिखा दी कि भाई हम ग्लोबल साउथ के भी लीडर हैं। दोस्तों, ये करते करते हमने साथ में, इवन दो हमारे धमकियां दी गई कि अगर आपने तेल खरीदा हम आपको सैंक्शन कर देंगे, S-400 खरीदा हम सैंक्शन कर देंगे, हमने कहा बाहर में जाओ। और उसके बाद भी हमारे रिलेशंस यूएसए के साथ, यूरोप के साथ वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बहुत बढ़िया। यानी कि अब हमने दिखा दिया हम अब एक ग्लोबल प्लेयर भी हैं, जहां पर हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। हम किसी के तलवे नहीं चाटते। आपको चाटने हैं तो हमारे पास आ जाओ। ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये सिग्नल भी है वर्ल्ड को कि अगर हम मेडिटेशन जानते हैं तो हम मेडिएट करना भी जानते हैं, हम बेनिफिट लेना भी जानते हैं और हम लीड भी करना जानते हैं सारी क्योस के बीच में से। और यही मैं बोलता हूं कर्मा है। ये कर्मा है जहां पर जो ये यूरोपियन कंट्रीज ने हमें एक्सप्लॉइट किया, एशिया को, अफ्रीका को अपने फायदे के लिए। आज रोल्स रिवर्स हो गए हैं। भारत और बाकी के एशियन नेशंस ने भी यूरोप के जो इंटरनल टर्मोइल है उसे यूज करना शुरू कर दिया अपनी इकोनॉमिक पोजीशंस को बेटर करने के लिए। आपको मालूम है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, युद्ध के कारण सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, और भारत ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। हमने अपनी इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट्स भी कर ली। क्यों? क्योंकि यूरोप फोकस कर रहा था यूक्रेन के ऊपर और वो वहां पर डिस्ट्रैक्टेड है, और हमने अपनी ट्रेड इन्फ्लुएंस पूरे एशिया में, अफ्रीका में, इवन इन यूरोप में हमने इंक्रीज कर लिया। और हमारी जो कंपनीज हैं नाउ दे आर अबैंडनिंग यूरोपियन कंपनीज। हम नई मार्केट ढूंढ रहे हैं, नई अलायंसेस देश भी बना रहा है और हमारे बिजनेसेस भी बनाते जा रहे हैं। डिफेंस है, हमारी डिपेंडेंसी थी हथियारों की के लिए यूरोप के ऊपर, और हमने क्या किया? आज हम इंपोर्टर की बजाय अब हम एक्सपोर्टर भी बन गए। ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, कुछ भी है, हमारी रिलायंस इंपोर्ट्स के ऊपर खत्म होते जा रही है। यानी कि अब हम फ्यूचर सप्लायर, हो सकता है कि यूरोप को ही हम सप्लाई करने शुरू कर दें कुछ ही सालों में। दोस्तों, ये जो भारत ने करके दिखाया, उसके बाद जो बाकी के एशियन कंट्रीज हैं वो भी हमारे पीछे लग गई। हमेशा बोलता हूं
लीडर होता है वो जो लीड करे और दूसरे उसको देखकर, उसके इफेक्ट को देखकर उसको फॉलो करे। अब बाकियों ने भी यही स्ट्रेटजीज अपनानी शुरू कर दी यूरोप के खिलाफ। चाइना उसके अंदर सबसे पहले आता है। एक साइलेंट पॉपेट मास्टर बोलता हूं मैं चाइना को हमेशा ही। और वो क्या कर रहा है, वो रशिया को जिंदा रखना चाहता है। चाइना का इंटरेस्ट है कि अगर रशिया गिरा तो सोल सुपर पावर रह जाएगा अमेरिका, और वो नहीं चाहता कि कभी भी रशिया नीचे गिरे। इसलिए वो ओपनली रशिया को हथियार सप्लाई करता जा रहा है। लेकिन जो चाइना है, चाइना अभी ये साइलेंटली, उसने जो पहले हथियार दिए अभी वो पैसे दे रहा है, बाकी सारी सपोर्ट भी उसने देनी शुरू कर दी। यानी कि रशिया को जो भी चीज चाहिए, कुछ भी खाने पीने का सामान है, इंडस्ट्री का सामान है, कुछ भी है, चाइना इज गिविंग दैट। एक इकोनॉमिक लाइफलाइन उसने रशिया को दे दी ओपनली, जबकि हमने अपने आप को न्यूट्रल रखा। इसलिए चाइना अब पूरे वर्ल्ड का दुश्मन बन गया है, जबकि भारत क्योंकि अपने आप को न्यूट्रल दिखाता है, हमारी दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है। रशिया का आज की डेट में 70-80% से ज्यादा सामान चाइना से आता है, और यही चीजें हैं जिसने उसे दुश्मन बना दिया। प्लस चाइना ने काम और किया, रशिया प्रेम में ओपनली उसने नेटो को भी वार्निंग दे दी कि अगर तुमने रशिया के ऊपर अटैक किया तो इसका मतलब है आपने चाइना पे अटैक कर दिया, हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यानी कि चाइना चाहता है कि भाई रशिया डूबे नहीं, वो युद्ध जीते नहीं लेकिन हारे भी नहीं, क्योंकि जब तक ये युद्ध चलेगा चाइना को भी फायदा है। यानी कि जैसे हम साइलेंटली फायदा ले रहे हैं, चाइना ओपनली फायदा उठाना शुरू कर दिया। बट इट इज ऑल्सो गिविंग अ रॉन्ग सिग्नल टू द वेस्ट। हमने कोई पंगा लिया ही नहीं। दूसरा रहते हैं नॉर्थ कोरिया। आपको मालूम है नॉर्थ कोरिया ने भी ट्रंप के आने से पहले अपने फौज भेज दी यूक्रेन की साइड पर, रशिया की साइड पर, तो यूक्रेन से लड़ने के लिए, ताकि वो पावर ब्रोकर बन जाए, ताकि जब ट्रंप आएंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, उससे पहले कुछ होगा उसके पास नेगोशिएट करने के लिए। और इससे एक और भी हो रहा है कि अब किम जोंग उन के पास एक लीवरेज आ गया कि रशिया को वो सप्लाई कर रहा है, रशिया को सपोर्ट कर रहा है। तो सीधी लड़ाई उसकी यूएस से, साउथ कोरिया से उसने दिखा दी विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड रशिया। उसने अपनी पोजीशन बना ली। जापान भी यही काम कर रहा है, साउथ कोरिया भी यही काम कर रहा है। यानी कि हमने अपना फायदा तो उठाया उठाया, दूसरों को भी दिखा दिया कि बेटा इन्होंने हमेशा हमारा फायदा उठाया है, अब इनका फायदा उठाइए। यूरोप को ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट डाल रहा है साउथ कोरिया। ये यूरोप वाले बोलते थे हम सारी दुनिया को चलाते हैं, आज एशिया ने इनको चलाना शुरू कर दिया। यानी कि भारत का जो ग्लोबल विजन था कि ये युद्ध चलता जाएगा, और हमने भी लॉन्ग टर्म गेम अपनी खेलनी शुरू कर दी। हम शॉर्ट टर्म गेम की बात ही नहीं करते। हमने, भारत ने अभी एक ग्लोबल लीडर की तरह एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात करते हैं। यूनिपोलर यानी कि एक ही दादा पूरी दुनिया में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जयशंकर जी ने कितनी बार बोला है यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और जो ग्लोबल साउथ का लीडर ऐसे ही नहीं बने हैं। वी हैव बिकम द वॉइस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। हम बोलते हैं कि इक्विटेबल पॉलिसीज होनी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए। यानी कि यूक्रेन का बहाना लेकर हम, बेशक G20 है, ब्रिक्स है, कुछ भी है, हम उसमें अपनी लीडरशिप भी स्ट्रांग कर रहे हैं और बाकियों की वॉइस भी हम बनते जा रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं है मोदी जी जिस कंट्री में जाते हैं वहां पर अवार्ड लेकर आ जाते हैं। आज तक क्यों नहीं मिला नेहरू को? एक या दो अवार्ड मिले होंगे, वो भी खुद ही अपने आप को भारत रत्न दे दिया। राजीव गांधी ने भी खुद ही को भारत रत्न दे दिया था, इंदिरा गांधी ने भी। और पप्पू को तो हमने हर रोज ही अपनी वीडियोस में उसको भारत रत्न देते ही हैं। मैंने तो अपने घर में जो कूड़ादान है उसके ऊपर भी लिख दिया है राहुल गांधी कूड़ादान। इतनी इज्जत हम करते हैं इनकी। और भारत, भारत की इज्जत दुनिया करती है, मोदी जी की भी करती है। उसका रीजन है क्योंकि हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। हमने स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी है। वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रेंथ अपनी ऑटोनॉमी की। हमें दबाने की कोशिश की जाती है लेकिन हम दबते नहीं है। हमारे अगेंस्ट हर रोज हमारी स्टॉक मार्केट को गिरवाने के लिए रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं। बाद में पता लगता है वो तो राहुल गांधी ने खुद ही बनाई थी बैठकर, और इंटरनेशनल मीडिया से उसको कभी हिंडनबर्ग से और कभी किसी न्यूज़पेपर के थ्रू
उसको स्प्रेड करवाया गया, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। एक दिन स्टॉक मार्केट गिरी, अगले दिन हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। क्योंकि हमारी जो एस्पिरेशंस है इंडिपेंडेंट भी हैं और बड़ी भी हैं, और हमने बोलना शुरू कर दिया अब ग्लोबल टेंशंस के बीच में हम मेडिएट करने के लिए रेडी हैं। उसके लिए हमें यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट भी चाहिए। जो नेहरू को ऑफर किया गया था, लेकिन वो इतना डरपोक आदमी था, उसने लिया ही नहीं कि चाइना नाराज हो जाएगा। और दोस्तों, यही सारी चीजें हैं जिसके कारण मैं बोल रहा हूं कि यूरोप इज नाउ पेइंग द प्राइस, क्योंकि भारत ने हिसाब किताब यूरोप से पूरा करने की ठान ली है। राइज कर रहा है भारत, और यूरोप यूरोप को यह नहीं समझ आ रहा कि वो अपने एक्शन से बचे कैसे। उसने ब्लाइंडली यूएसए को फॉलो किया कि रशिया को सैंक्शन कर दिया जाए, लेकिन उससे हुआ क्या, यूरोप की अपनी इकोनॉमी वीक होनी शुरू हो गई, उनकी अपनी एनर्जी सप्लाईज डामाडोल है, और उनकी डिपेंडेंसी एक्सटर्नल पावर्स के ऊपर है, और एक्सटर्नल पावर भारत ही है। भारत ने दूसरी तरफ क्या किया, हमने कैपिटलाइज किया इनकी डिस्ट्रैक्शन को, अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए। ये सारे टाइम पिछले 2.5 साल में मोदी जी ने कितने ट्रिप मारे हैं, जयशंकर जी तो घर में बैठते नहीं है, और वो एनर्जी डील्स भी कर रहे हैं रशिया के साथ, अपने ट्रेड टाइज को भी इंक्रीज कर रहे हैं, इवन लैटिन अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ। और हमारी जो अलायंसेज है ये फ्यूचर ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को ये रीशेप करेंगी। यानी कि एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है, उसके अंदर हमने अपनी स्पेस बनानी शुरू कर दी, और अनाउंस भी कर दिया पूरे वर्ल्ड को कि जो ये पूरा वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर क्रैक्स हैं, और इन क्रैक्स को भरने का काम अब हम करेंगे। ये न्यू रियलिटी है दोस्तों, ये न्यू रियलिटी है जहां पर भारत और दूसरी एशियन पावर्स ने लीड लेनी शुरू कर दी, और यूरोप जो पहले एक सेंटर होता था ग्लोबल पावर का, वो अब एक फायदे की तरह हमारे सामने है। हम उन्हें यूज कर रहे हैं अपने तरीके से, और भारत का रोल इस ट्रांसफॉर्मेशन में, ये आपको लगता होगा कि यार इज इट पॉसिबल कि भारत का इतना बड़ा स्टेटस हो गया। हमने दिखाया है बार बार दुनिया को कि मल्टीपोलर लैंडस्केप के अंदर टैक्टिक्स चाहिए, विजन चाहिए, फोकस चाहिए। फोकस एक ही चीज का है, नेशनल इंटरेस्ट का। वो कांग्रेस के पास तो कभी पर्सनल इंटरेस्ट था, नेशनल इंटरेस्ट था ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूं बार बार, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है कि भारत फर्स्ट, ये हमें आगे लेके जा रहा है, और दुनिया देखती है, दुनिया देख भी रही है। आज अगर दुनिया मोदी से या ट्रंप से डरती है, उन्हें मालूम है ये नेशनलिस्ट हैं, इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। और यूरोप तो बैटल ग्राउंड बन गया है हमारे लिए बना है, क्योंकि हम अब इमर्जिंग एक प्लेयर हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के। लीडर नहीं बोल रहा हूं, इमर्जिंग प्लेयर है। अभी कुछ और चीजें करनी बाकी हैं जो हम करते जा रहे हैं, इसलिए हमारा भी इंटरेस्ट नहीं है कि युद्ध रुके। इस युद्ध में जितना फायदा हमारा हुआ है किसी ने नहीं उठाया। यूरोप ने हमेशा प्रॉक्सी वॉर्स हमारे कंट्रीज में करवाए, इंडिपेंडेंस से पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी। लेकिन अब टेबल्स हैव चेंज्ड। हमारी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और डिप्लोमेसी में जो काम हमने किया है, हमने अब एशिया को भी लीड करना शुरू कर दिया कि यूरोप को टर्मोइल में रहने दीजिए। जयशंकर जी ने बोल भी दिया था एक बार, यूरोप की प्रॉब्लम है, उसे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन जब दुनिया में प्रॉब्लम होती है तो ये आंख बंद कर लेते हैं। अब हमने भी आंखें बंद कर ली हैं यूरोप की प्रॉब्लम को देखकर। अब हम देखते हैं हर रोज बैठकर कि कैसे यूरोप की बर्बादी हर रोज हो रही है। कभी जिहादियों की तरफ से, एक कॉकरोच जिनको बुलाया था बड़े प्रेम से, आज वहां पर बर्बादी हो रही है, हमें खुशी होती है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लेक्चर हमें ही सुनाई जाते थे यूरोप की तरफ से। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है मुझे कि वेस्ट की जो डोमिनेंस है वो खत्म होने वाली है, और जो फ्यूचर है वो बिलोंग करता है उन कंट्रीज को जो अडेप्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं और लीड कर रहे हैं विद अ विजन। और मोदी जी ने तो अगले 25 साल का विजन दे दिया। किसी और कंट्री का आपने सुना है कि अगले 25 साल का हमारा विजन क्या है? इसलिए बोल रहा हूं, फोर फ्रंट पर है ये न्यू एरा ऑफ भारत, जो रीशेप कर रहा है ग्लोबल नैरेटिव्स को, और हर मूव
एक एक कदम हम सोच समझकर आगे चल रहे हैं। जिहादियों के खिलाफ जो भारत में है, कदम ले सकते हैं। यही तो वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा कदम लें और वो पूरे देश में आग लगा दें। हमने नहीं किया। पहला है अपना दबदबा पूरे दुनिया में कायम करना, उसको एस्टेब्लिश करना। उसके बाद इन सब का जो लिंग है वो तो काट ही दिया जाएगा। बकरी वाली दाढ़ी भी काट दी जाएगी और बंदर की टोपी में दिया जलाएंगे हर रोज। वेट कीजिए, ये नया भारत है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।